हेलो वंस अगेन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैप्लर्स के तीनों लॉज को स्टडी कर लिए थे प्लैनेटरी मोशंस के। नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। कैप्लर्स के तीनों लॉ के इस्तेमाल से जो थियरी, जो डेटा, जो स्टेटमेंट अवेलेबल थे उसको रिवाइज करके न्यूटन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ प्रोड्यूस किया और उसी लॉ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद, पहले हम लोग लॉ लिखेंगे और फिर उस लॉ को मैथमेटिकली यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए लॉ कुछ ऐसा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट inverted comma open every object in the universe attracts every another object with a force which is directly proportional to the product of their masses and नीचे लिखता हूँ inversely proportional to the square of distance between their centers। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लिखने का, लॉ लिखने का ये पैटर्न है, आपको बताया था मैंने। और ये लॉ जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में थे उस समय पर ही इसको स्टडी कर लिया, तब से लेके अब तक बाय हार्ट है। आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो कुछ भी बातें बताई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप उसी तरीके से लॉ लिखिए जिस तरीके से आपको बताया गया है। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ को समझने के लिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्या क्या हमारे पास में टर्म्स है? सबसे पहला तो हमारे पास में टर्म आता है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम लोग ना दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मान लेते कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ये, लेट इट बी ऑब्जेक्ट ए, स्फेरिकल बना रहा हूँ, स्फेरिकल शेप में। और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ऑब्जेक्ट बी, दोनों के ये सेंटर्स है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास में क्या है यहाँ पर देखिए, मासेस। सो बड़े ऑब्जेक्ट का मास हमने ले लिया m1, छोटे का ले लिया m2। बड़ा छोटा क्यों बनाया है उसका रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मासेस हो गए। फिर उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस? बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर्स का, ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का सेंटर हम मार्क कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। सो लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे फोर्स इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? फोर्स। तो फोर्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, हियर इट इज, राइट। अब स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। इस दुनिया में हर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब सवाल आ जाएगा कि भैया अगर दो हाथ मेरे आसपास में है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे?
राइट। ये चौक है हमारे पास में, ये चौक मैं छोड़ने के बाद नीचे जा रहा है, तो भैया चौक के अलावा मैं भी तो एक ऑब्जेक्ट हूँ। ये ऑब्जेक्ट यानी कि जो चौक है वो मेरी तरफ क्यों नहीं आया, उसका रीज़न हम लोग थोड़े आगे देखने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। फोर्स के लिए हम लोग सिंबल लिख लेते हैं यहाँ पर एफ, विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास क्या है m1, इसका क्या है m2। सो इन दोनों के ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट मीन्स m1 इंटू m2, राइट। आप मल्टीप्लीकेशन का साइन दे सकते हैं या फिर यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हैं। a इंटू बी को हम a b लिख सकते हैं या a डॉट b लिख सकते हैं, मीनिंग इज सेम, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। बट 2 इंटू 3 को हम 2.3 नहीं लिख सकते, इट विल बी रॉन्ग, करेक्ट। वेरिएबल्स के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, दो नंबर्स के बीच में इस तरीके से नहीं लिख सकते। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 1, इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारे पास में क्या दिया गया है, एंड वही फोर्स जो है दैट इज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल इस तरीके से होता है 1 अपॉन, राइट, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस हमारे पास में क्या है d, उसका क्या बोला गया स्क्वायर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, एफ राइट हैंड साइड में लिख दिया, दोनों साइड में प्रोपोर्शनलिटी की साइन है लिख दी। न्यूमरेटर में हमारे पास में है m1 इंटू m2 लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है भैया, डी स्क्वायर। सो ये लिख दिया हमने यहाँ पर डी स्क्वायर, नजर आ रहा है इतना। नौ सी, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, x व्हेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ y, तो उस समय पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या लगाया था, इक्वल्स टू k। याद आ रहा है, वेयर k इज व्हाट, कांस्टेंट। क्या था हमारे पास में, क्या, कांस्टेंट। वही यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हमें हटाना है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, f यहाँ पे हम लिख लेंगे m1 इंटू m2 होल अपॉन डी स्क्वायर, राइट। सो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद हम लोग इक्वल्स टू लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट जो लिखने वाले वो लिखेंगे हम लोग g। कांस्टेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, g। सो ये हो गया हमारे पास में एक एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारे पास में एक एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, और से इंपॉर्टेंट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो जैसे यहां पर k कांस्टेंट है, वैसे यहां पर लिखेंगे वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में, इस धरती के ऊपर ही नहीं, मून पर भी, मून और अर्थ के बीच में भी, हमारे सोलर सिस्टम में भी, और पूरे यूनिवर्स में, दूसरी गैलेक्सी, हर जगह यूनिवर्स में सब कुछ आ गया। तो हर जगह पर ये जो जी रहेगा ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू भी रहेंगी कांस्टेंट। अब हम इसकी यूनिट और वैल्यूज़ की हम लोग बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया है तो कंसेप्ट आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ जी। सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में हम एसआई सिस्टम का यूनिट देख लेते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है। हमारे पास में ये इक्वेशन को हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ आई है, हमारे पास में एफ है। एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट भैया, फोर्स, और फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन, राइट।
देन हमारे पास में है यहाँ पर मास, m मास होता है, m1 हो या m2 हो, दोनों मासेस ही है। सो एक ही बार लिखेंगे मास, और मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, यस इट इज़ kg। देन डिस्टेंस हमारे पास में है d, इजंट इट, फॉर्मूला में, और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस लेंथ भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, राइट, या पाथ हो सकता है, तो वो सारा एक ही यूनिट में आ जाता है, दैट इज इन मीटर्स, राइट। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोमीटर नहीं होता। यूजिंग दिस एंड रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 3, rearranging equation number 3 we get, हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ, आसान हो जाएगा समझने के लिए, g m1 m2 d स्क्वायर। देखिए भैया हमको ना g का यूनिट निकालना है, जिसका यूनिट निकालना है, जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम लोग अकेला कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले d जो है डिनोमिनेटर में है, इक्वल्स टू किधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो यू विल गेट इधर एफ डी स्क्वायर। एक बात ध्यान देखिए, कई बार डिस्टेंस को d के जगह r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल r और से कैपिटल R, राइट, और m1 m2 को कैपिटल M एंड स्मॉल m भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चला गया ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इधर साइड आएंगे तो f के नीचे डिवीजन में चले जाएंगे, यू विल गेट हेयर m1 into m2। फिर आपके पास क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पर इक्वल टू, ये सारी चीज़ें इधर आ गई, इधर साइड में बच गया सिर्फ हमारे पास में g। इज दैट क्लियर, समझ में आई है किस तरीके से हमने यहाँ से वहाँ उसको लेके गए। सब्स्टिट्यूट करेंगे इनके यूनिट्स। मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, 1 kg मास है ऑब्जेक्ट का, और 1 मीटर का डिस्टेंस है। सारी वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं समझने के लिए। सो फोर्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसका यूनिट न्यूटन। नाउ d इज व्हाट, योर डिस्टेंस, यूनिट क्या है, मीटर। मत भूलिए डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यूनिट का भी हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 हो या m2 हो, दोनों मासेस है, लेकिन m1 m2 दो ऑब्जेक्ट है, इसे दोनों का लिखेंगे। मास का यूनिट क्या है, kg, m1 का भी kg इंटू m2 का भी क्या हो जाएगा, kg। वेरी गुड। अब ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg व्हाट, kg स्क्वायर, राइट। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एक ही बात होगी, डिनोमिनेटर में ये वो। या फिर आप लोग जानते हो कि 1/a स्क्वायर रहा, इंडाइसिस का फॉर्मूला है, ये a स्क्वायर ऊपर आके हो जाएगा -2, जिसको हम लोग इनवर्स 2 कहते हैं, इनवर्स पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम kg स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg ऊपर जाएगा तो हो जाएगा kg इनवर्स 2। तो ये हो गया हमारे पास में g का यूनिट, ये भी है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक ही बात हो गई, क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर आपको CGS यूनिट की बात करनी है, सो CGS यूनिट में फोर्स का यूनिट न्यूटन की जगह हो जाता है डाइन, kg का हो जाएगा ग्राम, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। करके देख सकते हैं आप लोग। देन नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g, g की वैल्यू क्या होगी, तो g की वैल्यू ऑल ओवर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एंड इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। यूनिट तो वही लगेगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ g। ये ऑल ओवर द यूनिवर्स, हर जगह पर, अर्थ पर, मून पर, किसी भी मेट्रॉइड पर, एस्ट्रॉइड पर, हर जगह पर कैसे रहेंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी, हमेशा रहेंगी कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट से एक्सप्लेनेशन लिया है, और साथ ही साथ जी की वैल्यू के साथ उसका यूनिट भी स्टडी कर लिया। अब ये जो हमने लॉ बोला है ना,
इस लॉ के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। कंक्लूजन्स लॉ को देखकर, लॉ की स्टेटमेंट को देखकर निकल रहे हैं। देख लीजिए, पहला हमारे पास में क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, फर्स्ट कंक्लूजन। उसी को हम लिखेंगे यहां पर, मैं पहले लिख लेता हूं स्टेटमेंट। इफ द masses becomes double, then force will also be double। अगर मास डबल होता है ऑब्जेक्ट्स का तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो हो जाएगा डबल हो जाएगा। कैसे भैया, सीधी बात है, हमारे पास में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन m1 इंटू m2 है। अगर मासेस डबल हो जाते हैं, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की भी बढ़ती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में केपलर्स लॉ में हमने स्टडी किया था। अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रही बात। ये एक बात होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड जो है वो ऐसी है, इफ डिस्टेंस बिकम्स डबल, अगर डिस्टेंस डबल होता है देन फोर्स रिड्यूसेस बाय 4 यानी FOUR 4 यानी 4। अगर डिस्टेंस डबल होता है, ट्वाइस होता है, तो ऐसे समय पर यानी कि जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे सपोज 2 मीटर का डिस्टेंस है, से 2 मीटर का ले लेते हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस है और ये 2 मीटर अगर डबल हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 का डबल 4, अगर ये डबल हो जाता है तो क्या हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस के लिए हमारे पास में ये रिलेशन है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। अब जो D की वैल्यू है, D की वैल्यू हमने क्या बोली भैया, 2D हो गई है, डबल हो गई है। क्या हो गई है, 2D। सो D में पुट कीजिए वैल्यू 2D। अब D का स्क्वायर था इसलिए 2D का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ स्क्वायर को, राइट, इसका हो जाएगा स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर 4, D का स्क्वायर D स्क्वायर। सो आपको नज़र आ रहा है कि अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स कितने से रिड्यूस हो गया, सॉरी फोर्स कितने से रिड्यूस हो गया, 4 से। नज़र आ रहा है, फोर्स जो है वो वैल्यू 4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। थर्ड और फोर्थ मैं ओरली बताना चाहूँगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इन केस इफ वी आर हैविंग द 2 ऑब्जेक्ट्स स्पेरिकल इन शेप, अगर वो स्पेरिकल है तो अगर स्पेरिकल है मतलब राउंड हो गए, तो ऐसे समय पर उनके सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर किया जाएगा, उनके सेंटर से, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। फोर्थ कंडीशन ये है, इफ, इसको इरेज कर देता हूँ। फोर्थ कंडीशन इज दैट इफ द ऑब्जेक्ट आर इरेगुलर इन शेप। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इरेगुलर है। अब ऐसे समय पर आप कहाँ बताओगे उसका सेंटर है, तो यहां पर एक टर्म आती है सेंटर ऑफ मास। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। देखिए ये स्केल है, ये स्पेरिकल नहीं है, नजर आ रही होंगी आपको, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रही। तो ये स्केल, एक केन है हमारे पास में निसर्ग वेद क्लासेस की, और बात ये है कि ये स्पेरिकल नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पर मैं इसको होल्ड करता हूँ तो ये बैलेंस होती है। यहाँ पर होती है नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ, देखिए यहाँ पे हो रहा है बैलेंस। सो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर ये पूरी केन, पूरी स्केल हो गई बैलेंस, राइट। तो इसका ये पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसका ये पॉइंट और दूसरा ऑब्जेक्ट का दूसरा सेंटर ऑफ मास,
राइट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा उनका डिस्टेंस पता करने का तरीका। इज इट क्लियर? तो सपोज का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सपोज का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, मे बी, ऐसा मत सोचिए कॉर्नर में क्यों आया, वो इरेगुलर है। तो ये हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर हमारा ये लॉ होता है ख़त्म। अब जो कि मैं आपको पहले बताने वाला था, बता देता हूँ यहाँ पर। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर यही सवाल था कि मेरे पास में जो चौक है यहाँ से रिलीज करने के बाद वो नीचे क्यों गिरा। सवाल वहीं पे आ गया था जो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो इधर इधर या वापस आसमान में क्यों नहीं चला गया। तो रीज़न इज दैट दोनों ऑब्जेक्ट के मास का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने देखिए यहाँ पर समझने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बड़ा बताया है। वैसे साइज से लेना देना नहीं होता है, मास से लेना देना होता है। ये इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। ऐसे समय पर अगर ये चौक भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, सो अगर ये चौक छूटता भी है तो ये नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज अर्थ के कंपैरिजन में मेरा मास निग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, मेरा मास पूरी तरीके से निग्लिजिबल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हायर मास की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? अभी आपको पता है कुछ समय पहले इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 एक मीटेरॉइड गुजरा था अर्थ के पास से। साइंटिस्ट का कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था अर्थ के ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस से। अगर वो अर्थ के उस ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में आ गया रहता तो डेफिनेटली आकर अर्थ से कोलाइड हो ही गया रहता, डेफिनेटली, राइट। तो ये बात आती है, ऑब्जेक्ट हमारे पास में एक तो उसके ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के उस दायरे में रहना चाहिए, उस ऑर्बिट में रहना चाहिए, और दूसरा दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास रहना चाहिए मैक्सिमम, ताकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। सो आपको ये बात समझ में आ गई है, ये लॉ है, बिल्कुल आपको बाय हार्ट करना है। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ स्टेट्स दैट, और universal gravitation law states that every object in the universe attracts every another object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। और हमारे पास में यहाँ पर है इसका यूनिट g का, g is what, your universal gravitation constant, यूनिट है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, राइट। और वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। और इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर 4 कंक्लूजन आते हैं। अगर मासेस डबल हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के तो उनके बीच का डिस्टेंस भी डबल होगा, या फिर डिस्टेंस डबल है तो मास ज़्यादा फोर्स डबल हो जाएगा, और अगर फोर्स डबल है तो उनके मासेस भी डबल रहेंगे। नेक्स्ट हमने पास कि डिस्टेंस अगर हमारे पास में डबल हो जाता है तो उसका फोर्स 4 वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो इसके साथ में हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुआ कंप्लीट। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है, राइट। अप टिल देन बाय, थैंक यू।